हेलो एवरीवन, मैं नेहा शर्मा टीम मनीष वर्मा से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंग्लिश कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने हर यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप किया है। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है, इसको एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले अगर हम हमारे सिलेबस की बात करें तो यू हैव यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 और इन सब में बहुत सारा कंटेंट है जो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। जैसे कि यूनिट 1 में बेसिकली हमें जिसकी बात करनी है वो सब कुछ रिलेट है कम्युनिकेशन से। जैसे कि बिजनेस कम्युनिकेशन की थ्योरी क्या होती है, बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है, इसकी लैंग्वेज क्या होती है, इसकी कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं, स्टेट्रोटाइपिंग क्या होती है, मिस कम्युनिकेशन क्या होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है। तो बेसिकली इसमें हमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजों को पढ़ना है। यूनिट 2 की बात करें तो इसमें हमें लिसनिंग स्किल्स, नेटिक्वेट्स, ऑडियो बुक लिसनिंग, डिस्कशन और नोट टेकिंग की बात करनी है। देन यूनिट 3 की बात करें तो इसमें हमें स्पीकिंग स्किल्स को पढ़ना है। जैसे कि प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गई कि ओरल प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, पीपीटी कैसे बनाते हैं, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, टॉक्स क्या होती है, टेलीफोनिक स्किल, पर्सुएंस स्किल्स क्या होती है, मीटिंग क्या होता है, इंटरव्यू, फंक्शन ऑफ पीआर। तो इन सारी चीजों को पढ़ना है। राइटिंग स्किल्स में बात करें तो समराइजिंग, फिर सीवी कैसे लिखते हैं, बायोडाटा, जॉब एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, एडवर्टाइजमेंट, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट। तो इन सारी चीजों को हमें करना है। ये बहुत वाइड सिलेबस है तो आप इसे देख सकते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, राइट इट्स सिग्निफिकेंट एंड इफेक्टिव रोल ऑफ लैंग्वेज इन बिजनेस कम्युनिकेशन। यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये बिजनेस कम्युनिकेशन में किस तरीके का जो रोल है वो प्ले करती है। इसी के और में है व्हाट इज द थ्योरी ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन की थ्योरी क्या है। सबसे पहले हम कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम एक दूसरे से या तो किसी इंडिविजुअल से या फिर किसी ग्रुप से इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, आइडिया को एक्सचेंज करते हैं, अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं आपसे, आप बात करो मुझसे, तो ये हो गई हम दोनों की कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन बहुत सारी चीजों में हो सकती है। जैसे कि हम किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं, कोई हमें मैसेज सेंड कर रहा है, कोई स्पीच, राइटिंग, गेस्चर, विजुअल क्या होता है ये हम आगे बात जरूर करेंगे। फिलहाल यहाँ बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं। देखो जो टीएस मैथ्यूज है वो क्या कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन है ये एक ऐसी चीज है जो काफी सिंपल भी है और डिफिकल्ट भी है, जिसे हम कभी भी शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते। वहीं अगर हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो बिजनेस कम्युनिकेशन एक ऐसी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का वे है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जो कंपनीज होती हैं या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड बातें करते हैं। अब इसमें भी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन 2 से 3 तरीके की होती है, जैसे कि वर्बल, रिटन और नॉन वर्बल। अब अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें बिजनेस कम्युनिकेशन की तो सबसे पहले तो डिसीजन मेकिंग। देखो अगर कम्युनिकेशन क्लियर है तो ये क्या करती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। जैसे कि अगर हम नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे, जो डाटा रिक्वायर्ड है किसी भी एनालाइजिंग सिचुएशन के लिए उसको प्रोवाइड करवाएंगे, तो वी हैव टू ऑप्शन टू चूज बेस्ट। ओके, तो उससे हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो काफी ज्यादा बेस्ट तरीके से होगा। उसके बाद बिल्डिंग रिलेशनशिप, चाहे वो रिलेशनशिप एम्प्लॉय के बीच हो, क्लाइंट के बीच हो, कस्टमर के बीच हो या फिर किसी भी स्टेक होल्डर के बीच हो, उसको काफी ज्यादा हेल्थी बनाती है, अच्छा बनाती है। कोई भी कंफ्लिक्ट अगर है और अगर हम उसको बिल्कुल अच्छे से गुड कम्युनिकेट से बात करते हैं तो जो वो कंफ्लिक्ट है वो मेंटेन हो जाता है और वो रिसॉल्व हो जाता है और एक पॉजिटिव जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनहेंस प्रोडक्टिविटी। जो कम्युनिकेशन अगर क्लियर है, कंसाइज है और कंसिस्टेंट है तो ये प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, जिससे जो एम्प्लॉयज है वो एक्चुअल में जो उनका रोल है वो बेटर तरीके से समझ पाते हैं, एक बेटर परफॉर्मेंस कर पाते हैं और अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। देन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है वो एनकरेज करती है किस चीज को, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड फीडबैक, कि पहले आप आइडिया दो फिर उससे क्या फीडबैक मिल रही है उसको भी आप आपस में एनकरेज करो। इससे क्या होता है, जो क्रिएटिविटी होती है टीम्स के बीच, इनोवेशन होता है वो आपस में शेयर होता है, जिससे कि न्यू सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं और प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाते हैं। इस तरीके से कस्टमर रिलेशन भी, अगर हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करें तो एक वाइटल रोल प्ले करती है किसी भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए कस्टमर्स के साथ। अगर हम क्लियर और प्रॉम्प्ट कम्युनिकेशन करते हैं तो हम हमारे कंसर्न, हमारा सपोर्ट, हमारी लॉयल्टी को बिल्ड कर सकते हैं सामने वाले पर्सन के साथ। और हमारी जो ब्रांड इमेज है वो भी इसी बात पर डिपेंड करती है कि हाउ अ कंपनी कम्युनिकेट्स विद इट्स स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स जो वर्ड है वो बार बार आ रहा है। स्टेक होल्डर्स आपको पता होना चाहिए कि ये उस कंपनी को हम रेफर करते हैं या उस ऑर्गेनाइजेशन को रेफर
करते हैं जो हमारी कंपनी में हमारे साथ इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हो। अब अगर हम इफेक्टिव रोल ऑफ लैंग्वेज की बात करें बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर, तो सबसे मेन बात क्लियरिटी और सिंप्लिसिटी। अगर जो लैंग्वेज है वो क्लियर और सिंपल है तो इससे क्या होगा कि बिना किसी कंफ्यूजन के द्वारा जो हम कहना चाह रहे हैं, जो हमारा मैसेज है, वो सामने वाले को पता चलेगा। अगर क्लियरिटी नहीं है तो एरर्स बहुत सारे दिखेंगे, और अगर क्लियरिटी है तो सारे एरर्स को अवॉइड करेंगे और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो इनहांस होती है। देन फॉर्मेलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म की बात करें तो जो हमारी प्रोफेशनल टोन होती है वो एक राइट इंप्रेशन को क्रिएट करती है और रिस्पेक्ट को मेंटेन करती है हमारे बिजनेस में जो इंटरेक्शन होते हैं उनके साथ। इससे हमारी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है और रिलेबिलिटी भी बढ़ती है। उसके बाद होता है आपका कंसिस्टेंस। देखो, अगर हम क्विक बात कर रहे हैं बिना किसी रुकावट के तो क्या होगा, इससे हमारा टाइम भी बचता है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो भी बहुत क्विकली हो जाती है। इससे जो इन्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा अच्छा क्रिएट होता है, एक पॉजिटिव वाइब आती है। देन पोलाइटनेस एंड कॉर्टेसी। देखो, पोलाइटनेस रहनी किसी भी कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने एटीट्यूड में हो, अपनी अकड़ में हो, तो यू नो ऑल दैट कि वो चीज वहां पर खराब हो जाती है। तो एक हेल्थी प्रोफेशनल रिलेशनशिप के लिए यू हैव टू प्रमोट कॉपरेशन और यूज द वर्ड्स विद पोलाइटनेस। देन अवॉइडिंग बाइज लैंग्वेज। देखो, बाइज जो लैंग्वेज होती है उसे अवॉइड करना चाहिए। माना कि डाइवर्सिटी का कल्चर है लेकिन फिर भी बाइज लैंग्वेज को अवॉइड करना चाहिए। हमें एक ऐसी कम्युनिकेशन को एंश्योर करना चाहिए जो किसी को भी, जो भी इंसान वहां बैठा है, उसे ऑफेंड ना करे। ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करना चाहिए कि सामने वाला उस वर्ड से ऑफेंड हो जाए या फिर हर्ट हो जाए। इसके अलावा आप और भी पॉइंट लिख सकते हो, जैसे कि प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग हो गया आपका। अवॉइडिंग स्लैंग एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज, बोलने से थोड़ा बचना चाहिए। हमेशा कैजुअल लैंग्वेज यूज करनी चाहिए ताकि जो मैसेज की सीरियसनेस है वो बनी रहे। अगर हम थ्योरी की बात करें बिजनेस कम्युनिकेशन की, तो देखो, जो थ्योरी है बिजनेस कम्युनिकेशन की वो रेफर करती है प्रिंसिपल को, स्ट्रेटेजीज को, प्रैक्टिसेस को। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ये सारी चीज इन्वॉल्व होती है, उसी के बाद एक बिजनेस या फिर एक ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट बनता है। यानी कि हम कोई भी बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें कुछ प्रिंसिपल होने चाहिए, यानी कि हमारे रूल्स रेगुलेशन या सिद्धांत, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम सक्सेसफुल बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें इंफॉर्मेशन, आइडियाज और मैसेजेस की जो ट्रांसमिटिंग होती है वो क्लियरली होनी चाहिए, ताकि जो हमारा गोल है उसको हम अचीव कर पाए और रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाए और इन्फॉर्म जो डिसीजन है उसे भी ले पाए। तो एट द एंड, इन कंक्लूजन, वी हैव टू से इट कि जो इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन है उसका क्या रोल होता है कि क्लियर, कंसाइज और प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज करके अपने सक्सेस को अचीव करना, पोलाइटनेस बढ़ाना और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशन और व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ मिस कम्युनिकेशन। तो यानी कि पहले आपसे पूछा गया है कि आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन से क्या समझते हो, उसी के और में क्वेश्चन है कि जो मिस कम्युनिकेशन होती है उसकी कॉजेज यानी कि कारण और उसके इफेक्ट यानी कि प्रभाव क्या होते हैं। इंट्रो की अगर हम बात करें तो देखो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और मिस कम्युनिकेशन दोनों ही क्या करते हैं, क्रूशियल और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में या फिर सोसाइटियल इंटरेक्शन में। लेकिन वहीं अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये अंडरस्टैंडिंग, कोलैबोरेशन और पॉजिटिव आउटकम हमारे सामने लेकर आती है। वहीं हम मिस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये दो इंसानों के बीच, दो टीम के बीच सिर्फ कंफ्यूजन, कन्फ्लिक्ट और अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस को ही लीड करती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्लियर और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है जो इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों के बीच में होती है। इसमें हम जो वर्ड्स बोलते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं, वो बहुत ज्यादा क्लियर होती है, एक्यूरेट होती है और बहुत ज्यादा ईजियर होती है, ताकि जो सामने वाला इंसान है वो उस चीज को काफी अच्छे से समझ पाए। लेकिन अगर मिसकम्युनिकेशन की बात करें तो ये फेलियर और ब्रेकडाउन, इन सब की वजह से जो इंटेंडेड मैसेजेस होते हैं वो एक्यूरेटली पहुंच नहीं पाते दो और दो से ज्यादा पार्टीज के बीच। इससे क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पहुंचती नहीं है, रिसीव्ड नहीं होती या इंटरप्ट हो जाती है, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और वही मिसअंडरस्टैंडिंग आगे चल के कंफ्यूजन, कन्फ्लिक्ट वगैरह वाली सिचुएशन जो है बना देती है। मिसकम्युनिकेशन के भी काफी ज्यादा फैक्टर है, जैसे कि लैंग्वेज में डिफरेंस होता है, कल्चरल बैकग्राउंड हो गया, या फिर इनसफिशिएंट क्लियरिटी, यानी कि जो क्लियरिटी है वो इनसफिशिएंट है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कम्युनिकेशन में बैरियर्स लगा देते हैं और उसे एक मिसकम्युनिकेशन बना देते हैं। अब मिसकम्युनिकेशन के कॉजेस की बात करो तो सबसे पहले आता है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी की बात करें तो एम्बिगियस लैंग्वेज यूज करने से क्या होता है, कंफ्यूजन होती है।
एम्बिगियस लैंग्वेज मीन्स अनक्लियर लैंग्वेज, जो समझ ही ना आ रही है। और इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन में जो स्पेसिफिसिटी होती है, स्पेसिफिसिटी क्या होती है, हम किसी से स्पेसिफिक वे में बात कर रहे हैं लेकिन उसकी फिर कमी हो जाती है और फिर वो मिस कम्युनिकेशन बनता है। उसके बाद अजम्पशन। देखो, अगर हम अजम्पशन बनाते हैं, चाहे नॉलेज के लिए बनाए, चाहे कॉन्टेक्स्ट के लिए बनाए, चाहे किसी भी पर्सपेक्टिव के लिए बनाए, इससे क्या होता है, जो रिसीवर है उसे मिस कम्युनिकेशन मिलती है। हम अपने अकॉर्डिंग तो सब नहीं कर सकते ना, क्योंकि जो लोग होते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस होता है उन्हें, और उनकी अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल भी होता है वो भी डिफरेंट होता है। अगर हम एज्यूम करके कोई नॉलेज शेयर कर रहे हैं तो वो आगे चल के हमें प्रॉब्लम ही करेगी। उसके बाद नॉइस और डिस्ट्रैक्शन। मान लो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर है, आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो, इन्वायरमेंटल नॉइस है, जाम लगा हुआ है, पीछे से बहुत शोर आ रहा है, और आपने जो बोला है वो किसी और वे में उन्होंने सुना, या फिर जो बार बार ये कम्युनिकेशन में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, उससे भी सामने वाला क्या होता है, इरिटेट हो जाता है, और कभी कभी एक्यूरेट चीज वो अनएक्यूरेटली सुन लेता है। तो यहाँ से भी जो मिस कम्युनिकेशन है वो फॉर्म होती है। फिर कल्चरल डिफरेंसेस, मैंने आपको बताया कि बहुत सारी डाइवर्सिटी और वेरिएशन है, नॉर्म्स, लैंग्वेज, नॉनसेंस, सबका सब कुछ अलग है। तो इससे भी क्या होता है कि मान लो एक कल्चर जो है वो ठीक बात कर रहा है लेकिन वो क्लियर जो चीज है वो अपने ही बारे में कर रहा है, उसे दूसरे का कुछ पता ही नहीं है, तो इससे भी मिस इंटरप्रिटेशन बनते हैं। ऐसे ही नॉन वर्बल क्यूज भी होते हैं। मिस इंटरप्रिटेशन जो होते हैं नॉन वर्बल क्यूज की, जैसे कि इसमें बॉडी लैंग्वेज हो गया, वॉइस की टोन, फेशियल एक्सप्रेशन, कभी कभी ये वियर्ड होते हैं, जिससे क्या होता है, कम्युनिकेशन में ब्रेक डाउन हो जाता है। अब अगर हम इफेक्ट की बात करें मिसकम्युनिकेशन की, सबसे पहला प्रभाव पड़ता है कंफ्यूजन। इससे क्या होता है, दो टीम, दो ऑर्गेनाइजेशन और दो इंडिविजुअल के बीच ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ती है। इनकरेक्ट एक्शन वो एक दूसरे के लिए लेते हैं और गलतियां करते रहते। उसके बाद कंफ्लिक्ट होता है, वो दोनों एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे की बातें नहीं समझते और दोनों के बीच काफी ज्यादा डिसएग्रीमेंट होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। डैमेज रिलेशनशिप, और वही जो ये मिसकम्युनिकेशन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो इससे ट्रस्ट इश्यूज बिल्डअप होते हैं, टेंशन क्रिएट होती है दो लोगों के बीच, और इससे उनके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों रिलेशनशिप खराब होते हैं। वेस्टेड टाइम एंड रिसोर्सेज। देखो, अगर इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेटेड क्लियरली नहीं हुई है तो जो इंडिविजुअल है वो यही सोचेगा कि उनका जो टाइम है वो वेस्ट करने की कोशिश की गई है, यहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। इससे क्या होता है, जो प्रोडक्टिविटी है उसका लॉस होता है। फिर मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। अगर मिसकम्युनिकेशन आप कर रहे हो तो इट रिजल्ट इन मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज है वो कम होती जाएगी, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन में नए आइडिया, इनिशिएटिव और चेंजेस इफेक्टिवली नहीं हो रहे हैं तो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज जो मिलती हैं ग्रोथ के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, वो नहीं मिलती। सेफ्टी रिस्क भी होता है इसमें, जैसे कि हेल्थ केयर, एविएशन, मैन्युफैक्चरिंग, जो ये सारी चीजें होती हैं, मिस कम्युनिकेशन क्या करती है, इसे कन्वे करने में फेलियर हो जाती है, जिससे एक्सीडेंट, एरर और काफी ज्यादा जो चीजें वो हमें देखने को मिलती है। आप देख रहे हो, आप फोन पे बात करते करते जा रहे हो, आप हेलो 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 कर रहे हो, सामने से ट्रक आ रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो वो चीज काफी ज्यादा गलत है। इन द एंड, इन कंक्लूजन, वी कैन से दैट मिसकम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन दोनों ही किसी भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बिल्डअप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन दोनों के अपने अपने एलिमेंट्स है, अपने अपने एस्पेक्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन एक्टिव लिसनिंग टेक्निक्स इनहेंस प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स। इसी के और भी है, व्हाट इज नेटिक्वेट्स एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। लिसनिंग स्किल्स जो होती है वो एक क्रूशियल कंपोनेंट होता है किसी भी इफेक्टिव प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बीच, क्योंकि अगर आप एक्टिव लिसनर ही नहीं हो, आप किसी चीज को सुन ही नहीं रहे हो, तो काफी चीजें इंटरप्ट हो जाती है। दे इन्वॉल्व द एबिलिटी टू रिसीव, इंटरप्ट, अंडरस्टैंड वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस फ्रॉम अदर्स, और यही एक एबिलिटी होती है जिससे आप कुछ रिसीव कर पाते हो, वर्बल मैसेजेस को सुन पाते हो। जैसा कि मैंने बताया कि जो एक्टिव लिसनिंग है वो एक क्रूशियल स्किल है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बीच। और जो एक्टिव लिसनिंग है, इसे अगर हम एक ऐसी कम्युनिकेशन कहे जिसमें हमें पूरा फोकस, ताकि स्पीकर को लगे कि हम उसको सुन रहे हैं। टेक्निक्स की बात करें, सबसे पहले होता है इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग। देखो, जो एक्टिव लिसनिंग होती है उसमें हम फुल कंसंट्रेशन से, पूरी अंडरस्टैंडिंग से वो इंसान सामने वाला कह रहा है उसे सुन रहे हैं, तो इससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग पावर होती है वो इम्प्रूव्ड होती है और हम मिसअंडरस्टैंडिंग से बचते हैं। फिर होता है बिल्डिंग ट्रस्ट। अगर हम एक्टिव लिसनर हैं, किसी चीज को एक्टिवली सुन रहे हैं, ये एक रिस्पेक्ट और जेन्युइन इंटरेस्ट शो करता है स्पीकर को कि वाओ, ये तो मतलब बहुत अच्छे से मुझे सुन रहा है, तो इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। फिर एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। एक्टिव जो लिसनिंग होती है, ये सिर्फ सुनने वाली बात नहीं होती कि हम वर्ड्स को सुन रहे हैं, इसमें इमोशन और फीलिंग्स भी छुपे होते हैं कि हम उन चीजों को समझ पाए, तो इससे हमारी जो इमोशनल इंटेलिजेंस पावर होती है वो इम्प्रूव होती है। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें तो ये स्पीकर पे हम फोकस करके उसे
सुन रहे हैं तो ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बदल जाती है। इससे उसको फीडबैक प्रोवाइड करने में, आगे की कम्युनिकेशन में कंट्रीब्यूट करने की प्रोसेस में काफी ज्यादा बेस्ट हो जाता है। ये मिस कम्युनिकेशन का जो रिस्क होता है इसे काफी रिड्यूस कर देता है और एक स्मूथली वे में आइडियाज जो होते हैं वो एक्सचेंज होने लग जाते हैं। इसी हिसाब से ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन क्लियर है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वर्क प्रोडक्टिव होगा, इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ऐसे ही पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर, अगर हम एक्टिव लिसनर हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्स बनेगी और वर्क प्लेस कल्चर पर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा जो हर इंडिविजुअल को फील करवाएगा कि उसकी कोई वैल्यू है। क्लाइंट एंड कस्टमर रिलेशन, अगर दोनों ही एक्टिव लिसनर है, एक अच्छा स्पीकर है, एक अच्छा लिसनर है, तो जो कस्टमर के रिलेशन है वो भी अच्छे होंगे। नेटिक्विटी की बात करें तो ये एक ऐसा कोड है गुड बिहेवियर का जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, जिसमें काफी ज्यादा एस्पेक्ट्स होते हैं इंटरनेट के, जैसे कि ईमेल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ऑनलाइन चैट, वेब फोरम्स, मल्टीप्लेयर गेमिंग, ये सारे ऑनलाइन कम्युनिकेशन के टाइप हैं। इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखो ये रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन को प्रमोट करता है। जो नेटिक्विट होता है ये यूजर को एनकरेज करता है कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करे, बट एक रिस्पेक्टफुल मैनर में। इससे क्या होता है, लैंग्वेज, टोन और जो कंटेंट होता है, जब ये ऑनलाइन इंटरेक्ट होता है तो एक पॉजिटिव वाइब देता है ऑनलाइन कम्युनिटी को। फिर मिसअंडरस्टैंडिंग को प्रिवेंट करता है, क्योंकि अगर क्लियर कम्युनिकेशन हो रही है तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग प्रिवेंट होती है। जैसे कि इसमें कुछ गाइडलाइंस होती है कि हमें सारे कैपिटल लेटर का यूज करने से बचना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए, और प्रॉपर पंक्चुएशन जो मार्क्स है उसका यूज करना चाहिए। इससे जो कम्युनिकेशन है काफी इफेक्टिव होती है। फिर हमें पॉजिटिव ऑनलाइन रेपुटेशन को मेंटेन करके रखना चाहिए। नेटिक्विट के जो भी गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो करने चाहिए। जो यूजर्स हैं वो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ करें। फिर इसी के साथ प्राइवेसी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना। जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उस पे हम एक सिक्योर पासवर्ड लगा सकते हैं, जिससे साइबर बुलिंग वगैरह जो होती है इसके ये अगेंस्ट होता है, ताकि कोई भी ऑनलाइन हेरेसमेंट ना हो और लोगों के लिए, सारे यूजर्स के लिए ये एक सेफर ऑनलाइन इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके। देन फैसिलिटेट कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट। जो ऑनलाइन फोरम्स होते हैं, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, कोलैबोरेटिव स्पेस होते हैं, ये सेंस ऑफ कोलैबोरेशन को क्रिएट करते हैं, जहां यूजर रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करते हैं, गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, जहां पर अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, डिस्कशन को करते हैं और प्रोडक्टिविटी कोलैबोरेशन करते हैं। इन द एंड वी कैन से दैट इन कंक्लूजन कि एक्टिव लिसनिंग जो स्किल है वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में काफी इंपॉर्टेंट है। ये ट्रस्ट को, अंडरस्टैंडिंग को और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट को क्रिएट करती है। वहीं हम नेटिक्विट की बात करें तो ये भी ऑनलाइन इंटरेक्शन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन को प्रमोट करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को प्रिवेंट करता है और लोगों को एक सिक्योर और पॉजिटिव ऑनलाइन इन्वायरमेंट देता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेलीफोनिक एंड परसुएशन स्किल। दोनों के बीच हमें डिफरेंस बताना है। अगर हम टेलीफोनिक स्किल्स की बात करें या फिर परसुएशन स्किल्स की बात करें, ये दोनों ही एक इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं किसी भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए, किसी भी बिजनेस सेटिंग के लिए। लेकिन अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो आप देखते हो कि फोन पे हम रिलेशनशिप को बिल्डअप भी कर लेते हैं, डील भी क्रैक कर लेते हैं और इश्यूज को भी रिसॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि फोन पे बात करते वक्त हमें पता होता है कि मतलब हम किस टोन में बात करें, कैसे बात करें। वहीं अगर हम परसुएशन स्किल की बात करें तो वहां पर लोगों को हमें इन्फ्लुएंस करना होता है, हमें उनका सपोर्ट चाहिए होता है। सबसे पहले अगर हम टेलीफोनिक स्किल की बात करते हैं तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन को रेफर करा जाता है, जहां पर हम लोगों से कनेक्ट फोन पे होते हैं। इसके अलावा हमारे चाहे प्रोफेशनल चीजों या पर्सनल सिचुएशन हो, दोनों में ही ये इंक्लूड होता है। चाहे हमें बिजनेस कॉल करनी हो, कस्टमर सर्विस इंटरेक्शन करना हो, जॉब इंटरव्यू देना हो या कोई भी चीज हो, ये हम टेलीफोन पे इजीली कर सकते हैं। टेलीफोन पे हमारी जो वॉइस होगी, जो हमारी कम्युनिकेशन होगी वो भी क्लियर होगी, बिल्कुल एक्यूरेट होगी, एक्टिव लिसनिंग होगी और एक एबिलिटी होगी हमारे पास कि हम इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली कन्वे कर दें। अगर हम वही परसुएशन स्किल की बात करते हैं, यहाँ हमें ना सामने वाले इंसान को इन्फ्लुएंस करना होता है, उसे कन्विंस करना होता है। आप ऐसे करो, ये आइडिया है, ये पर्सपेक्टिव है, ये कोर्स है। जैसे कि आप देखते हो एक सेल्समैन हो गया या कुछ भी हो गया, वो हमें इन्फ्लुएंस करता है मार्केटिंग करते वक्त, ये फायदा होगा आपको, ऐसे करना है, वैसे करना है। उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो हमें कन्विंस करता है, इन्फ्लुएंस करता है, तो इसे हम परसुएशन स्किल कहते हैं। ये यूज कहाँ होती है, ये सेल्स में, मार्केटिंग में, लीडरशिप में, ठीक है। और जो हमारी एवरीडे कम्युनिकेशन होती है, यहाँ पर हमें समझना होता है सामने वाले की क्या नीड्स हैं, क्या चीजें हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर इन दोनों के बीच डिफरेंसेस की बात करते हैं तो वहीं अगर हम टेलीफोनिक स्किल की बात करें तो यहाँ पर हमारी जो एबिलिटी होती है कम्युनिकेट करने की, वो फोन पर होती है कि हमें फोन पे बात करनी है। हमारी जो स्पीच होगी वो भी क्लियरिटी में होगी, लिसनिंग भी एक्टिवली होगी। जो हमारा कम्युनिकेशन का स्टाइल होगा वो एकदम हमें मीडियम रेंज में रखना है। वहीं अगर हम परसुएशन स्किल की बात करते हैं तो यहाँ पर कम्युनिकेशन का एक ब्रॉडर सेट होता है कि हमें इतनी ही लिमिट में बोलना है, ऐसे ही बोलना है। और इसमें सबसे जो मेन बात है कि हमें लोगों को इन्फ्लुएंस करना होता है। इन्फ्लुएंस इन द सेंस उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग, उनके एक्शन को चेंज करना होता है, अपने अकॉर्डिंग लाना होता है। इसके अलावा जब हम फोन पे बात करते हैं तो हमारी टोन, हमारी पेसिंग, हमारी लैंग्वेज, तो इसके अकॉर्डिंग हम अपने मैसेज को बहुत इजीली वे में
कन्वे कर लेते हैं। वहीं अगर हम पर्सुएशन स्किल की बात करें तो इसमें हमें दूसरों के बिलीफ, उसके एटीट्यूड और उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना होता है ताकि जो ऑडियंस है वो हमारे आर्ग्यूमेंट पर इफेक्टिवली इफेक्ट हो। वहीं अगर हम पर्सुएशन स्किल की बात करते हैं तो यहाँ पर आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग की बात होती है, जो मैं फर्स्ट पॉइंट से रिपीट करती जा रही हूँ कि किस तरीके से आप इन्फ्लुएंस करो अदर्स को अपनी कम्युनिकेशन के द्वारा, जिससे जो ऑडियंस है वो उस चीज को समझ पाए। अब यहाँ पर अगर आप टेलीफोनिक में बात करोगे तो ये कस्टमर सर्विस कॉल हो गया, बिजनेस चीजें हो गई, किसी भी कोलैबोरेशन को अगर आपको करना है तो ये सारी चीजें आती हैं, ये सारी चीजें फोन पर कंडक्ट हो जाती हैं। वहीं अगर आप पर्सुएशन स्किल की बात करो तो यहाँ पर सेल्स, मार्केटिंग, इसके अलावा ये एक सक्सेसफुल कंप्लेशन को करता है। फोन पे आप किसी भी इशू को रिसॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आप स्पेसिफिक एक्शन और एक सर्टेन पर्सपेक्टिव की बात करोगे। सो एट द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि चाहे टेलीफोनिक हो चाहे पर्सुएशन स्किल हो, दोनों का ही एक क्रूशियल और इम्पैक्टफुल प्रभाव पड़ता है कम्युनिकेशन पर। दोनों की जो एम्पावरनेस है वो बिल्कुल अलग अलग तरीके से है। दोनों का इफेक्ट पड़ता है इंटरपर्सनल कनेक्शन और अपने डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करने में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डू ग्रुप डिस्कशन GD कंट्रीब्यूट टू प्रोफेशनल सक्सेस एज अ टूल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द वर्क प्लेस। तो इसमें बताना है कि जो ग्रुप डिस्कशन हम लोग करते हैं वो किस तरीके से कंट्रीब्यूशन करता है प्रोफेशनल सक्सेस में और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक वर्क प्लेस की अगर बात करें तो। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो देखो, जो ग्रुप डिस्कशन होते हैं वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल टूल होते हैं किसी भी लीडरशिप को असेस करने के लिए, कम्युनिकेशन को बिल्डअप करने के लिए और एक इंटरैक्टिव और डायनामिक इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करवाने के लिए। ग्रुप डिस्कशन इन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सर्व एज डायनामिक फोरम वेयर इंडिविजुअल कम टुगेदर टू शेयर आइडियाज, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एंड कलेक्टिवली नेविगेट चैलेंजेस। प्रोफेशनल में आप देखोगे कि बॉस बोलता है कि 10 मिनट बाद आपकी मीटिंग है, तो हर इंसान वहां आता है, हर एम्प्लॉय आता है, वो अपने आइडिया शेयर करता है, इन्फॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज करते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। ग्रुप डिस्कशन की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप डिस्कशन एक कम्युनिकेशन एक्टिविटी है जहां पर सारे आपस में बात करते हैं। जो ग्रुप का साइज होता है वो स्मॉल भी हो सकता है, यानी कि 15 लोग भी हो सकते हैं, मीडियम यानी कि 40 लोग भी हो सकते हैं। ये इंडिविजुअल का ग्रुप होता है जिसमें वो सारे एक साथ आते हैं, अपने आइडियाज देते हैं, ओपिनियंस बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे। जैसे कि ऑफिस में किसी इवेंट को लेकर डिस्कशन चल रहा है कि किस तरीके से जो गेस्ट आएंगे हम उनको सेलिब्रेट करेंगे, उनका वेलकम करेंगे, तो वो सारे आते हैं, अपने ओपिनियन देते हैं, अपने आइडिया देते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते हैं। इससे क्या होता है, सबको इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। और यहाँ पर जो बॉस होता है या फिर जो भी लीडर होता है वो पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करता है कि वो आए, अपने व्यूज को, अपने कंटेंट को शेयर करे, एक्सप्रेस करे। अकॉर्डिंग टू ली की बात करें तो ली क्या कहते हैं कि कन्वर्सेशन एजुकेशनल ग्रुप एक्टिविटी का वो पार्ट है जहां सारे स्टूडेंट मिलकर किसी भी प्रॉब्लम को एक साथ बैठकर सॉल्व करते हैं। और अकॉर्डिंग टू वेबस्टर, और वेबस्टर के अनुसार क्या कहते हैं कि डिस्कशन का मतलब होता है किसी भी एक क्वेश्चन, इशू या प्रॉब्लम के बहुत सारे अलग अलग पहलू जो अलग अलग लोग आकर बताते हैं, फिर एग्जामिन करते हैं कि क्या वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है और उस पूरे मुद्दे को इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब GD की अगर एज अ टूल इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें तो सबसे पहले इनहेंस कम्युनिकेशन स्किल। जो ग्रुप डिस्कशन होते हैं वो इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने थॉट्स और अपने आइडियाज को क्लियरली दूसरे को बता सके। उसके अलावा पार्टिसिपेंट लर्न टू articulate their viewpoint, listen actively to others and respond thoughtfully, thereby improving overall communication। इसके अलावा पार्टिसिपेंट को सिखाया जाता है कि उन्हें अपने व्यू पॉइंट को किस तरीके से देना चाहिए, किस तरीके से बाकी लोगों की बातों को सुनना चाहिए, रिस्पॉन्ड बहुत सोच समझ के करना चाहिए और अपनी ओवरऑल जो कम्युनिकेशन स्किल है उसे इंप्रूव करना चाहिए। देन सेकंड है प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना, एनालिटिकल डिस्कशन करना जिससे क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग को एनकरेज किया जा सके। जो GD फॉस्टर होते हैं ये एबिलिटी देते हैं जल्दी से टू थिंक ऑन वंस फीट, अलग अलग लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव को इवेल्युएट करना और इनफॉर्म डिसीजन को क्रिएट करना या मेक करना। नेक्स्ट आता है टीम बिल्डिंग और कोलैबोरेशन। जो ग्रुप डिस्कशन होते हैं टीम वर्क को प्रमोट करते हैं, कोलैबोरेशन को प्रमोट करते हैं, जिससे जो इंडिविजुअल लोग आते हैं वो एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक ही गोल को अचीव करने की ठानते हैं। पार्टिसिपेंट लर्न टू रिस्पेक्ट डाइवर्स ओपिनियन, नेगोशिएट डिफरेंसेस एंड कलेक्टिवली अराइव एट सॉल्यूशन। यहाँ पर लोगों को ये सिखाया जाता है, इंडिविजुअल इससे सीखते हैं कि जो बाकी के टीम मेंबर्स है उनके जो अलग अलग ओपिनियंस है उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, डिफरेंसेस पता लगाने चाहिए, फिर सॉल्यूशन करने चाहिए। इससे एक पॉजिटिव टीम इन्वायरमेंट जो है क्रिएट होता है। फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात करें तो ग्रुप डिस्कशन में रेगुलर पार्टिसिपेशन से क्या होता है कि जो हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्डअप होता है। जो हम डरते रहते हैं कि हमें नहीं जाना स्टेज पे, हम बात नहीं करेंगे, ये चीज बहुत दब जाती है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, जिससे हम अपने आइडियाज को ऑडियंस के सामने बहुत खुले तरीके से बोल सकते हैं। और कॉन्फिडेंस से हम जो प्रेजेंटेशन मीटिंग होती है, क्लाइंट का इंटरेक्शन होता है, उसे भी बहुत ईजिली हैंडल कर सकते हैं। वहीं कल्चरल सेंसिटिविटी और डाइवर्सिटी अवेयरनेस की अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप डिस्कशन क्या होते हैं, उसमें जो लोग यानी कि जो पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व
इन्वॉल्व होते हैं वो अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड के होते हैं, पर्सपेक्टिव के होते हैं, कल्चरल सेंसिटिव और जो उनकी अवेयरनेस होती है वो सब अलग होते हैं। तो इससे क्या होता है, ये सारे साथ में मिलके बात करते हैं तो ये चीजों को समझते हैं। अलग अलग जो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं वो सबको अपनी अपनी डाइवर्सिटी से जोड़ते हैं और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बनाते हैं। फिर इससे डिसीजन मेकिंग स्किल होती है। आपको पता है अगर आप लोग ग्रुप में बैठ रहे हो तो डिसीजन मेकिंग स्किल आपकी बनेगी। आप कोई भी फैसला ले रहे हो तो आपको पता चलेगा मैं ये फैसला ले रहा हूँ लेकिन इसका कंसिक्वेंसेस ये होगा और अगर मैंने नहीं किया तो ये होगा। ऐसे फिर लीडरशिप डेवलपमेंट, इससे ग्रुप डिस्कशन से लीडरशिप डेवलपमेंट होता है, डिबेट्स होते हैं, डिस्कशन होता है, जो ग्रुप है वो प्रोडक्टिव आउटकम की ओर जाने की बात करता है। उसके बाद कन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहाँ सारे जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन्हें बैठ के रिसोल्व किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस को भी देखा जाता है। तो एट द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी प्रोफेशनल सक्सेस के लिए। इन सब के लिए क्रिटिकल थिंकिंग, टीम वर्क और लीडरशिप की स्किल होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ पब्लिक रिलेशन PR, यानी कि जो पब्लिक रिलेशंस है उसके प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटीज क्या क्या है। सबसे पहले हमें यही समझना पड़ेगा कि पब्लिक रिलेशन यानी कि PR क्या है। ये एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन डिसिप्लिन है, फोकस ऑन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर वेरियस स्टेक होल्डर्स। PR क्या होता है, ये एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन डिसिप्लिन है जिससे क्या होता है कि किस चीज पे फोकस करता है, टू बिल्डिंग और मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन और स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये ऑर्गेनाइजेशन और स्टेक होल्डर्स के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप को मेंटेन करने में और बिल्डअप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा फ्रैंक जेफकिंस जो कि एक ब्रिटिश ऑथर थे, ये क्या कहते हैं कि जो पब्लिक रिलेशंस है दे आर कंसिस्ट्स ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ प्लान कम्युनिकेशन बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पब्लिक्स फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव कंसर्निंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कि जो पब्लिक रिलेशंस होते हैं इसमें काफी ज्यादा फॉर्म्स होती हैं प्लानिंग की, जो इनवर्ड आउटवर्ड दोनों के बीच काम करती हैं ये ऑर्गेनाइजेशन, और जो भी उनके पब्लिकली पर्पस है ऑब्जेक्टिव को अचीव करना और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को किस तरीके से हम कंसर्न कर सकते हैं इस बात पर जोर देते हैं। फंक्शन और एक्टिविटीज की बात करें, सबसे पहले मीडिया रिलेशन, ये क्या करती है, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद जर्नलिस्ट एंड मीडिया आउटलेट्स। ये मीडिया और जर्नलिस्ट के बीच रिलेशनशिप को बिल्डअप करती है और मेंटेन करती है। इसके साथ ये क्या करती है, क्राफ्टिंग एंड डिसमिनेटिंग प्रेस रिलीज टू शेयर इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट। ये जो प्रेस होती है उसे इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट को शेयर करने के लिए, रिलीज करने की अनुमति देती है। इसके अलावा ये मीडिया की इंक्वायरीज और किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंस में ये सब मैनेज हो रहा है इसको रिस्पॉन्ड करती है। उसके बाद कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, जो डेवलपिंग और डिसमिनेटिंग की होते हैं वो हमें क्या मैसेज देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को डेवलप करने का। इसके अलावा ये इंटरनल कम्युनिकेशन को रखते हैं ताकि जो एम्प्लॉयज हैं वो इन्फॉर्म रहे और एंगेज रहे। इसके अलावा अगर कोई क्रिस कम्युनिकेशंस हो जाती है तो उसको मैनेज कैसे करना है, किस तरीके से जो पोटेंशियल रेपुटेशनल इश्यूज है उन्हें सॉल्व करना है, इसकी बात करते हैं। फिर आता है कम्युनिटी रिलेशन। इसमें अगर हम देखें तो लोकल कम्युनिटीज के साथ किस तरीके से एंगेज होना है, वो भी एक पॉजिटिव प्रेजेंस के साथ ये काम करता है। इसके अलावा ये कम्युनिटी इवेंट्स को और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे सपोर्ट करता है। देन आता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अगर हम इसकी बात करें, ये सोशल मीडिया की स्ट्रेटेजीज को डेवलप करता है और इम्प्लीमेंट भी करता है। ये ऑनलाइन कन्वर्सेशन हो गया, जो ऑर्गेनाइजेशन की ऑनलाइन रेपुटेशन है उसको मॉनिटरिंग करता है और मैनेज भी करता है। इसके अलावा ये कंटेंट को क्रिएट और शेयर करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांड के साथ। देन एम्प्लॉय रिलेशन, ये एम्प्लॉयज के साथ भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर लेता है। जो इंटरनल कम्युनिकेशन होती है ये एम्प्लॉय को एनहांस करती है और जो एम्प्लॉयज है उन्हें पॉजिटिव वर्क प्लेस बनाकर देती है। गवर्नमेंटल रिलेशन की बात करें तो गवर्नमेंट के साथ भी पब्लिक पॉलिसी की वजह से इनके जो रिलेशनशिप होते हैं वो एंगेज हो जाते हैं। गवर्नमेंट के भी सारे डेवलपिंग और जो भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट है इस पे मॉनिटरिंग करते हैं। तो इस तरीके से फिर ऐसे ही आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वगैरह हो गया। तो एट द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि जो पब्लिक रिलेशन होते हैं वो एक मल्टीफेसिड डिसिप्लिन होता है जो कि कम्युनिकेशन को मैनेज करने, रिलेशनशिप को बिल्डअप करने और परसेप्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट अ समरी ऑफ द गिवन पैराग्राफ इन 80 वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, इसकी आपको समरी लिखनी है 80 वर्ड्स के अंदर। बहुत सिंपल होता है ये क्वेश्चन। जैसा कि यहाँ पर आपको हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का एक पैराग्राफ दे रखा है, एक पैसेज दे रखा है। आपको कोई भी पैसेज वहां पर मिल सकता है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 80 वर्ड के अंदर समरी लिख देनी है। आपको ये देखना है कि इस पैसेज में क्या बताया गया है और उसके अकॉर्डिंग 6 से 7 लाइनों के अंदर अपनी समरी को लिख देना है। इसमें अगर मैं एक बात करूं, आपको नहीं समझ आ रहा है क्या समरी लिखें, क्या करें, तो शुरू की 3 लाइन लिखो, मिड की 3 लाइन लिखो और एंड की 3 लाइन लिखो, बस आंसर हो गया कंप्लीट।
इस समरी को और ज्यादा नहीं खींचना है, बस किसी को पढ़ने के बाद समझ आ जा रहा है कि अच्छा इसमें ये चीजें इंपॉर्टेंट है तो वो लिख दो एक पैराग्राफ में, अगर आपको समरी लिखनी आती है तो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि हम इसमें क्या लिखे, कैसे लिखें, तो कुछ मत करो, शुरू की 3 लाइन लिखो, मिडल की 3 लाइन लिखो और एंड की 3 लाइन लिखो और उसे खत्म करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ सीवी अलोंग विद अ कवरिंग लेटर इन रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर अ समर ट्रेनिंग प्रोग्राम और लीडरशिप एंड मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय IIM अहमदाबाद, लिमिटेड सीट्स, स्टूडेंट्स विद अ गुड एकेडमिक बैकग्राउंड एंड कम्युनिकेशन स्किल कैन सेंड देयर अपडेटेड सीवी। तो एक सीवी लिखना है आप लोगों को एक कवरिंग लेटर के साथ कि आपको रिस्पॉन्स देना है एक एडवर्टाइजमेंट का। अब एडवर्टाइजमेंट क्या है कि एप्लीकेशन निकली हुई है समर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जिसमें आपको लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल दिखाएगा। ये आपको ऑर्गेनाइज करा है IIM अहमदाबाद ने। इसकी जो सीट्स है वो लिमिटेड है, तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है और उनका एक एकेडमिक बैकग्राउंड काफी अच्छा रहा है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो वो अपने अपडेटेड सीवी को सबमिट करा सकते हैं। इसी पे आपको एप्लीकेशन लिखनी है। सबसे पहले आप लिखोगे डेट, फिर आपका एड्रेस, देन कॉन्टेक्ट नंबर, उसके बाद मेल, जो भी मैनेजर है जहाँ से भी आया है और उस मैनेजर का नाम। उसके बाद आपको लिखना है कि आई एम राइटिंग टू यू रिगार्डिंग द समर ट्रेनिंग प्रोग्राम। वही नॉर्मल सी चीज, पहले बॉडी, फिर इसका जो मेन पार्ट होता है एंड देन कंक्लूजन। इसमें आपको नॉर्मली वही सारी चीजें लिखनी है। आई हैव राइटिंग टू यू रिगार्डिंग द समर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। यहाँ पर ये लाइन इसलिए आई क्योंकि क्वेश्चन में दे रखी थी, तो जिस हिसाब से क्वेश्चन में होगा उस हिसाब से आपको लिख देना है। फिर आप लिखोगे कि मैंने आपके बारे में कॉलेज में पढ़ा था, वेबसाइट पे चेक किया है, मेरा जो बैकग्राउंड है वो अच्छा है। उसके बाद आपके पास जितनी भी नॉलेज है, आपको जो जो पता है, आपको उसमें ये लिखना है। मेरे को मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, मेरे स्टैटिक्स अच्छे हैं, मेरे पास डिग्री है, जो भी आपने चीजें करी हुई है। और आप बोल सकते हो कि मैं चाहता था कि मुझे राइट अपॉर्चुनिटीज मिले, बाकी मुझे थोड़ा बहुत वर्किंग एक्सपीरियंस है और मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं अपने गोल को अचीव करूंगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है। फिर एट द एंड आप लिख सकते हो कि आई वुड लाइक टू अपॉर्चुनिटी टू मीट विद यू। मैं चाहता हूँ मैं आपसे मिल सकूं, हम डिस्कस कर सकें ये सारी अपॉर्चुनिटीज साथ में। फोन नंबर दे देना, एंड में आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है और खत्म। इसके बाद आपको रिज्यूम बनाना है। रिज्यूम में सबसे पहले अपना जीमेल, अपना फोन नंबर, उसके बाद अपना एड्रेस। ये हो गया आपका एड्रेस और ये हो गया आपका जीमेल और फोन नंबर। इसके बाद अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव, आपके उद्देश्य क्या क्या है, तो देखो आप बोलोगे कि भाई मैंने बीकॉम परस्यूइंग कर रखी है मार्केटिंग में, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। मेरा जो नॉलेज है एडवर्टाइजिंग में, PR, कंज्यूमर रिसर्च, इन सब में ज्यादा है। मार्केटिंग में इंटर्नशिप कर रहा हूँ अपने ही कॉलेज से। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन में होगा उस हिसाब से आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनेगा। फिर आप बोलोगे मुझे ये स्किल्स आती हैं। स्किल्स में आप क्या क्या लिख दोगे, जो भी आपको आती है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट है मेरे अंदर, मैं फ्लुएंट इंग्लिश और स्पेनिश बोल लेता हूँ, मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, कोलैबोरेशन कर सकता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रेशर को हैंडल कर सकता हूँ, सोशल मीडिया में एक्सपर्ट हूँ। तो इस तरीके से जो भी स्किल्स आपको पता है आप वो लिख सकते हो। फिर आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना है, फिर बिजनेस प्लान आप बता सकते हो। यहाँ पर मैंने ये टॉपिक लिए हैं, आपका जिस हिसाब से क्वेश्चन होगा उस हिसाब से आपकी यहाँ की जो हेडिंग है वो बदल जाएगी। एट द एंड आपको एजुकेशन बतानी है। हाई स्कूल मैंने 95% मार्क्स से कंप्लीट किया है और अब फिलहाल मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री ले रहा हूँ। तो इस तरीके से आपका जो ये रिज्यूमे है वो खत्म हो जाएगा। एट द एंड मैं फॉर्मेट बता देती हूँ। रिज्यूम की हेडिंग, फिर आपका फर्स्ट और लास्ट नेम, फिर आती है आपकी ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस। उसके बाद रिज्यूम का इंट्रोडक्शन देना है आपको कि क्या प्रोफेशन है, एक्सपीरियंस कितने टाइम का है, कहाँ आप काम कर रहे हो, कौन सी कंपनी में कर रहे हो कि नहीं कर रहे। उसके बाद आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस कि कैसे कैसे काम किया है, जॉब टाइटल, एट द एंड एजुकेशन और स्किल एंड सर्टिफिकेट। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है, आप बाद में देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू विश टू डू स्पेनिश लर्निंग कोर्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, लर्न अ लैंग्वेज, राइट अ लेटर टू इंक्वायर अबाउट कोर्स डिटेल, फीस, ड्यूरेशन एक्सेट्रा, साइन योरसेल्फ एज कृतिका एंड कार्तिक। तो इसमें आपको बताया कि आप कृतिका या कार्तिक हो, आपको एक स्पेनिश लर्निंग कोर्स करना है, एक इंस्टीट्यूट है लर्न अ लैंग्वेज, वहां से। तो आपको वहां एक लेटर लिखना है कोर्स के बारे में डिटेल जानने के लिए कि क्या फीस है, क्या ड्यूरेशन है, जो भी डिटेल्स होती हैं। फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले ऑब्वियसली सेंडर नेम, फिर कंपनी का नेम, फिर एड्रेस वगैरह, उसके बाद रिसीवर का सब कुछ, वही इंट्रो, मिडल सेक्शन और कंक्लूजन। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हम देखेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे एड्रेस, जो कि मैंने आपको बताया, ये एड्रेस 2 से 3 लाइन में हो सकता है। फिर आती है आपकी डेट, फिर टू द मैनेजर, यानी कि ये सब कुछ आ जाएगा, फिर रिसीवर का, और ये होता है सेंडर का, यानी कि जैसे मैं भेज रही हूँ और जिसको मिल रहा है वो हो गया रिसीवर। सब्जेक्ट, किसके बारे में इंक्वायरी करनी थी, स्पेनिश लर्निंग कोर्स के बारे में ना, ये आपने सब्जेक्ट लिख दिया वही सेम। फिर सर मैम, आई विश टू इंक्वायर अबाउट द स्पेनिश लर्निंग कोर्स ऑफर्ड बाय योर इंस्टीट्यूट,
आपके जो इंस्टीट्यूट में स्पेनिश लर्निंग कोर्स चल रहा है, मैं उसके बारे में इंक्वायरी करना चाहता हूँ। सिंस आई हैव बेसिक नॉलेज ऑफ स्पेनिश लैंग्वेज, आई विश टू लर्न द लैंग्वेज एट एन एडवांस लेवल। हालांकि जो एक थोड़ी सी बेसिक जो नॉलेज है स्पेनिश लैंग्वेज की वो मुझे है, लेकिन मैं एडवांस लेवल पर उसे सीखना चाहता हूँ। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू द एडवांस लेवल स्पेनिश लर्निंग कोर्स। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो डिटेल्स मैं लिख रहा हूँ मुझे वो डिटेल्स प्रोवाइड करवाई जा सके एडवांस लेवल स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स की। वो क्या क्या पूछ रहा है कि फीस पूछ रहा है, कोर्स की ड्यूरेशन पूछ रहा है, यानी कि टाइम की 6 महीने का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, कोर्स का मटेरियल कहाँ से मिलेगा हमें, क्लास शेड्यूल कैसे होगी, कोई बैच है, अगर बैच है भी तो उसमें कितने बच्चे होते हैं, और बाकी की जो आपको डिटेल्स लगती है इंपॉर्टेंट है आप वो मुझे दे सकते हो। और फिर वो एंड में क्या कहता है, प्लीज अटैच द कंप्लीट ब्राउचर अलॉन्ग विद द लेटर, की जो भी आपका एक कंप्लीट ब्राउचर होता है वो इसके साथ आप अटैच करवा दीजिए। मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट करूंगा। थैंकिंग यू। आप लड़की हो तो कृतिका, लड़का हो तो कार्तिक खत्म करना है। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं है नाम तो आप ABC या XYZ लिखकर उसे खत्म कर सकते हो। So we have question number 10. Write a blog post on the advantages of social media platforms. Social media platform की advantages लिखनी है हमें, यानी कि एक blog post बनाना है और उसमें हमें advantages लिखनी है social media platform की। social media platform क्या होते हैं मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा। ये Facebook, WhatsApp, Instagram, आपका LinkedIn और ऐसी कई सारी जो apps हैं वो social media platforms होती हैं जहाँ पर आप अपने business purpose या फिर अपनी digitally किसी से connect होना, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। अपने कंटेंट को शेयर करते हैं, अपने कंटेंट को क्रिएट करते हैं और आपस में कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे के साथ बातचीत के जरिए। तो ये सब कुछ जो करता है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही करते हैं, क्योंकि आज हम एक डिजिटल एज में, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं अब वो हमारी लाइफ के एक इंटीग्रल पार्ट बन गए हैं। ऐसा कोई दिन शायद जाता होगा जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन ना जाते हो या फिर उसे यूज ना करते हो। ये लोगों को एक टुगेदरनेस देता है, यानी कि लोग इससे जुड़ते जाते हैं और लोगों को कनेक्ट करता है आपस में। इसके अलावा अगर हम एडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो सबसे आता है ग्लोबल कनेक्टिविटी। ग्लोबल यानी कि पूरे वर्ल्ड, विश्व स्तर पर आपस में जुड़ जाते हैं। जैसा कि आपको पता है आपके कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं, कोई अमेरिका शिफ्ट होता है, कोई लंदन शिफ्ट होता है, कोई इंग्लैंड शिफ्ट होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे कभी बात ही नहीं कर पाओगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह है जहां पर गाँव का बंदा अमेरिका में बैठे हुए लोग से कनेक्ट कर सकता है। अमेरिका में अगर उसके कोई रिश्तेदार बैठे तो वो उससे कनेक्ट हो सकता है। हम फ्रेंड, फैमिली, कलीग सबसे कनेक्ट हो सकते हैं, पूरे विश्व से कनेक्ट हो सकता है। यहाँ पर कोई बैरियर्स नहीं होते, एक सेंस ऑफ यूनिटी देता है। उसके बाद है इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड अवेयरनेस। ये हमें इंफॉर्मेशन को शेयर करने में हेल्प करता है। सबसे मेन चीज इसमें यही है कि यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन या कोई न्यूज आती है वो एकदम रैपिडली यानी कि एकदम तेजी से फैल जाती है। चाहे कोई भी न्यूज आई हो, कोई एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट आया हो, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, वो सब कुछ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रैपिडली तरीके से फैलता है। चाहे वो सिर्फ अपनी कंट्री की बात नहीं हो रही, वो वर्ल्ड वाइड की बात होती है। चाहे वो ग्लोबल इवेंट्स हो, कोई ट्रेंड है, कोई इशू है, ये सारी चीजें काफी ज्यादा जल्दी से यहाँ पर शेयर होती है और लोगों के बीच एक अवेयरनेस फैलती है। देन करियर अपॉर्चुनिटीज। देखो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये एक इसेंशियल टूल्स होते हैं जहां पर हमें जॉब मिल सकती है। जो काफी ज्यादा जॉब सीकर्स होते हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी फॉलो करते हैं। जैसे कि लिंक्डइन है, ये एक प्रोफेशनल ऐप है। आपके पोटेंशियल को देखकर यहाँ पे अलग अलग कंपनी एम्प्लॉयज को ढूंढती है। तो अगर हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना है तो हम लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। और अब ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर हम एक एफिशिएंट जो जॉब मार्केट है उसको पा सकते हैं। देन मार्केटिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग। अब देखो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हम बिजनेस के लिए भी यूज करते हैं। अपने प्रोडक्ट्स को अगर हमें प्रमोट करना है, उसकी सर्विसेज को बताना है तो हम सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हो जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो कई सारे कोलैबोरेशन करते हैं, अलग अलग एड्स दिखाते हैं, बताते हैं ये फेस वॉश ऐसा है या फिर ये प्रोडक्ट यूज करने से ये होता है। तो वो कोलैबोरेशन होता है उनका, किसके साथ? कंपनी वालों के साथ। तो इससे क्या होता है जो ब्रांड है उसके बारे में लोगों को पता चलता है, लोग अवेयर होते हैं और एक जो कस्टमर की एक आप कह सकते हो सीरीज होती है वो मिलती है। उसके बाद एजुकेशनल रिसोर्सेज भी होते हैं। आज किसी को ऑफलाइन क्लास लेने की नीड नहीं है, आप ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो और ऑनलाइन क्लास ले सकते हो। ये जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये भी एक यूट्यूब भी एक प्लेटफॉर्म ही है, यहाँ हम टीच कर रहे हैं। तो ये एजुकेशनल रिसोर्स का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने। उसके बाद ये मैंने बताया है कम्युनिटी इंगेजमेंट होती है, इससे लोग आपस में जुड़ते हैं, आपस में एक दूसरे को चीजें शेयर करते हैं, कंटेंट शेयर करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक ऑनलाइन वे में एक कम्युनिटी ग्रुप जो होता है वो सोशल मीडिया की हेल्प से जुड़ जाता है और ये सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आता है।
सो एट द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसकी बहुत सारी एडवांटेजेस है। ये कम्युनिकेशन को बढ़ाता है, ये कनेक्टिविटी को बढ़ाता है, और सबसे मेन बात ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग इतने एबल हैं कि वो इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके, इंफॉर्मेशन को ले भी सके, अपॉर्चुनिटीज भी देख सके, बिजनेस रीच को भी बढ़ा सके। हालांकि कुछ चैलेंजेस भी है इसमें जहां पर हमें लगता है कि सोशल मीडिया थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस की तरफ भी जा रहा है, लेकिन फिर भी ये एक इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, आइडियाज को शेयर कर सकते हो और वर्ल्ड के साथ इंगेज हो सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। यू हैव सीन द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट इन टुडेज न्यूज़पेपर, राइट अ जॉब एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स टू दिस एडवर्टाइजमेंट। हालांकि ऐसी एक एप्लीकेशन हम ऊपर पढ़ चुके हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर भी सेम है। आपने ये एडवर्टाइजमेंट देखी है, अब आपको एक जॉब एप्लीकेशन लिखनी है। तो सेम, पहले आपका एड्रेस, फिर आएगी डेट, उसके बाद रिसीवर एड्रेस, और ऊपर क्या आता है सेंटर एड्रेस, ये बारे में हम बात कर चुके हैं ऊपर के क्वेश्चंस में, आप देख लेना। फिर सब्जेक्ट वही जो आपको यहाँ मेंशन होगा वही आपको यहाँ पर लिख देना। फिर सर मैडम करके शुरू करना है इसे। विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन मुंबई टाइम्स डेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ अ लीडिंग एमएनसी रिक्वायर एंथुसियास्टिक यंग ग्रेजुएट विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल एंड सम एक्सपीरियंस इन सेल्स टू मार्केट इट्स एक्साइटिंग रेंज ऑफ लग्जरी प्रोडक्ट्स हाई एंड कमोडिटीज। और फिर आपका जो एड्रेस है वो देखो, नॉर्मल सी चीज है। जब भी कोई जॉब लेटर आप लिखते हो, अगर लिखा आया है क्वेश्चन में कि आपने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट देखी है, उसके बाद आपको जॉब लेटर या जॉब एप्लीकेशन लिखनी है, तो फर्स्ट लाइन यही होगी, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन डैश न्यूज़पेपर। अगर मेंशन है वहां पर कि आपने हिंदुस्तान टाइम्स में देखा, मुंबई टाइम्स में देखा, इंडियन एक्सप्रेस में देखा, तो जो आपको न्यूज़पेपर मेंशन है आप लिख सकते हो, वरना आपका जो मन करे आप लिखते हैं। इतनी डेट को ये हुआ था, मैंने पोस्ट पढ़ी है कि आपको एक यंग ग्रेजुएट एम्प्लॉय की जरूरत है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल जो हो वो एक्सीलेंट हो और जिससे एक्सपीरियंस हो। तो ऐसे करके आपको लिखना है। उसके बाद आप अपने बारे में बताओगे कि मैं यंग भी हूँ, एक एनर्जेटिक मैन हूँ, 25 साल मेरी उम्र है, वेल क्वालिफाइड हूँ, मैं भी एक जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैंने बीए करी है पुणे यूनिवर्सिटी से, फर्स्ट क्लास आया हूँ मैं उसमें, मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है, फिर मेरे इंटरेस्ट वगैरह, और एंड में जो जो आपको लगता है आपके अंदर काबिलियत है आपकी अकॉर्डिंग आप अपने इस एप्लीकेशन में लिख सकते हो। एट द एंड आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर मैंने आगे सीवी नहीं लगाया क्योंकि वो हम ऊपर वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपको अटैच करना होता है, तो आप कर देना। अगर आप इतना ना लिखना चाहो यहाँ पर तो आप सीवी बना सकते हो, और एंड में वही थैंक यू, योर सिंसियरली, और नेम जो मेंशन है वो करो, वरना XYZ डाल के इस लेटर को कंप्लीट करो। और सीवी मैं आपको बता देती हूँ एक बार, मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, यही होता है सीवी, तो आपको इस तरीके से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कमेंट ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट है बेनिफिट ऑफ पीपीटी प्रिपरेशन इन बिजनेस, डॉक्यूमेंटेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिटिक रिपोर्ट। सबसे पहले अगर हम बेनिफिट्स ऑफ पीपीटी प्रिपरेशन की बात करें कि बिजनेस में अगर हम पीपीटी प्रिपरेशन करते हैं और बिजनेस को उस तरीके से दिखाते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर हम कोई भी पीपीटी मतलब होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अगर हम कोई भी पीपीटी को प्रिपेयर करते हैं तो उससे हम कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन जो शेयरिंग करनी होती है उसे बहुत इजीली तरीके से और वाइडली तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि एक पीपीटी ऐसी चीज होती है जिसपे आप की पॉइंट्स भी दिखा सकते हो। सबसे मेन बात कि आप क्लियरली वो चीज डिफाइन कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। जैसे कि आप लोग अगर मनीष सर की बाकी वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि वो पीपीटी पे ही पढ़ाते हैं, आपको पीपीटी बनाई होती है उन्होंने, तो वो सिर्फ की पॉइंट्स लिखते हैं और आपको उन पॉइंट्स से पूरा आंसर समझा देते हैं। तो इससे जो कम्युनिकेशन होता है, जो अंडरस्टैंडिंग का तरीका होता है, वो बहुत ज्यादा बेस्ट हो जाता है। और यहाँ अगर हम बात बिजनेस की कर रहे हैं तो पीपीटी पे जो प्रोफेशनलिज्म होता है उसको हम ज्यादा अच्छे से इनहांस कर सकते हैं। मार्केटिंग, ट्रेनिंग, डाटा एनालिसिस, जो भी बिजनेस के फंक्शंस होते हैं उसको एक वाइडली तरीके से हम दिखा सकते हैं। अगर पीपीटी प्रिपरेशन की बात करें, बहुत सारी एप्स होती है, जैसे कोई पावर पॉइंट यूज करता है, कोई कैनवा यूज करता है, तो उस तरीके से आप स्लाइड्स के द्वारा अपने कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, उस पर लेआउट यूज कर सकते हैं। जो डिजाइन आपको लगता है कि आपकी पीपीटी को इफेक्टिव बना सकता है, उस डिजाइन, उस लेआउट को यूज कर सकते हैं। इस तरीके की आपको स्लाइड रखनी है, कौन सा कलर रखना है, तो उससे जो पीपीटी होती है काफी इफेक्टिव बनती है और लोगों को काफी अट्रैक्ट करती है। वहीं अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे मेन बात क्लियरिटी और स्ट्रक्चर। जो पीपीटी होती है, जो भी हम चीज समझा रहे हैं, जो भी हम चीज प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर को ना बहुत अच्छे से एक ऑर्गेनाइज तरीके से दिखा देती है, क्योंकि जो स्लाइड्स होती है वो काफी ज्यादा सेक्शन में डिवाइड होती है। इस स्लाइड पे ये टॉपिक, फिर उसके सब पॉइंट्स आएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस तरीके से रिवीजन के द्वारा ऑडियंस को जो कंटेंट है उसे फॉलो करने में और
उसे अंडरस्टैंड करने में ना एक हेल्प मिल जाती है और उनके लिए काफी ज्यादा ईजी हो जाता है। उसके बाद विजुअल अपील, विजुअल एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि कुछ ग्राफिक्स, चार्ट्स हो गए, इमेजेस हो गई, जिससे आपको पता चल जाएगा ये किस तरीके की बात कर रहा है। अगर कोई चीज कन्वे करने में हमें कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है, हम उसे नहीं कर पा रहे, तो पिक्चर और ग्राफिक्स या कोई फ्लो चार्ट ऐड करके आप उस इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। देन इंगेजमेंट, जो एक वेल डिजाइन प्रेजेंटेशन होती है ना, वो ऑडियंस का जो अटेंशन है उसको खुद कैप्चर कर लेती है, जिससे लोग उससे जुड़े होते हैं। आप कुछ बुलेट पॉइंट यूज कर सकते हो कि जो लोगों का फोकस है वो पीपीटी पर ही बना रहे। देन कम्युनिकेशन एड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होती है वो एक विजुअल एड वर्बल कम्युनिकेशन होती है, तो उस वर्बल कम्युनिकेशन को एक विजुअल एड जो है सपोर्ट के रूप में काम करती है। जैसे कि मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते समझा रही हूँ, लेकिन अगर आपको स्क्रीन पे ये सब दिखा रही हूँ तो उससे आप मेरी बातों के साथ स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है उसको रिलेट कर पाओगे, और इससे जो स्पीकर कहना चाह रहा है वो ऑडियंस ग्रैब कर पाएगी उसे। तो इस तरीके से पीपीटी के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। इसमें आप टाइम मैनेजमेंट भी ले सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल एक टाइमलाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में हो जाती है, जिससे जो टाइम है उसे मैनेज करना काफी ज्यादा सही रहता है। ऐसे डाटा को रिप्रेजेंट करती है ये। मैंने आपको बताया था कि अगर आप चार्ट और ग्राफ का यूज करोगे, ग्राफ्स बनाओगे, तो आप डाटा को बता पाओगे कि 2019 में इतना था, अब 23 में इतना है वो चीज, तो उसको आप अच्छे से कर सकते हो। और इससे क्या होता है कि एफिशिएंट इंफॉर्मेशन डिलीवरी हो जाती है, जिसमें आप देखोगे कि एक कॉन्शियस मैनर में जो हम कहना चाहते हैं, जो हम कन्वे करना चाहते हैं प्रेजेंटर्स, वो किसी भी फालतू की डिटेल्स के बिना इजीली आप उसे कन्वे कर सकते हो। सो एट द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है वो एक पावरफुल और एक वर्सेटाइल टूल होता है बिजनेस का, जिसके द्वारा वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं काफी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से। देन नेक्स्ट वी हैव डॉक्यूमेंटेशन। अगर डॉक्यूमेंटेशन की हम बात करें इंट्रो में, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो एक ऐसी प्रोसेस को रेफर करता है जहां पर आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सिस्टम या प्रोसेस की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन जो होती है उसे रिकॉर्ड या फिर उसे संभाल कर एक फोल्डर में रख सकते हो। ये काफी ज्यादा चीजों में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, कोई हेल्थ केयर या फिर कोई एजुकेशन का डॉक्यूमेंट हो गया। जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो बिल्कुल क्लियरली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करवाती है। डॉक्यूमेंटेशन कैन टेक वेरियस फॉर्म्स लाइक टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। जो इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन होती है वो ज्यादातर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी की फील्ड की होती है। जो डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है वो डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, किस तरीके से हमें यूसेज करना है सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, सिस्टम का, इस बारे में होती है। उसके बाद यूजर डॉक्यूमेंटेशन, ये डिजाइन की जाती है एंड यूजर्स के लिए और कंज्यूमर्स के लिए, ताकि वो ये समझ पाए कि हाउ टू यूज अ प्रोडक्ट और सर्विस, कि कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है तो उसे यूज कैसे करना है। इसमें मैनुअल्स होते हैं, ऑनलाइन हेल्प गाइड्स होती है, FAQs होते हैं, ट्यूटोरियल्स होते हैं, ये होती है यूजर डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद आती है आपकी प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये बात करता है लाइक हमारे किसी भी प्रोजेक्ट को लेके हमारे क्या प्लान्स है, हमारे शेड्यूल क्या है, हमारी टाइमिंग क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, और जो भी इनसे जुड़ी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है ये उसको प्रोवाइड करवाता है। ये टीम मेंबर्स की काफी ज्यादा हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प? अंडरस्टैंड देयर रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द ओवरऑल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, कि किस तरीके से हमें रोल क्या प्ले करना है टीम के मेंबर को, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और जो भी प्रोजेक्ट का ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है ये उसको डिफाइन करता है। देन नेक्स्ट वी हैव पॉलिसी एंड कंप्लायंस डॉक्यूमेंटेशन। इसकी अगर बात करें तो ये आउटलाइंस जो होती है ना पॉलिसी की, बाहरी जो स्ट्रक्चर होता है कि हाँ ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे, हमें ये रिक्वायरमेंट है, ये उसको डिनोट करता है, ताकि जो भी एम्प्लॉयज है वो अवेयर रहें कि अगर ये कोई पॉलिसी बन रही है तो उसके रूल क्या है या फिर उसके रेगुलेशन क्या है। देन API डॉक्यूमेंटेशन, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट होता है, API मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, जो डेवलपर्स होते हैं उनकी हेल्प करता है। और हेल्प किस चीज में करता है? टू अंडरस्टैंड हाउ टू इंटीग्रेट एंड यूज द API इफेक्टिवली, कि किस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो, इसे शुरू कर सकते हो। वाई डॉक्यूमेंटेशन इज क्रूशियल, ये क्रूशियल क्यों है, ये क्यों हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है? नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले तो नॉलेज ट्रांसफर, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो हमारी हेल्प करता है किस चीज में? ट्रांसफर करने में नॉलेज, एक टीम से दूसरी टीम में। इस तरीके से एक्सप्लेन करता है कि जो न्यू टीम मेंबर्स आते हैं वो सिस्टम को तुरंत अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है, और उसे तुरंत ही क्विकली तरीके से सीख जाते हैं। फिर कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी है, और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन किसके बीच है? जो टीम के मेंबर है उनके बीच, या जो उस चीज को यूज कर रहे हैं उनके बीच। फिर मेंटेनेंस एंड सपोर्ट, जो वेल डॉक्यूमेंटेड सिस्टम होते हैं ये काफी ज्यादा इजियर होते हैं, मतलब अपने सपोर्ट को मेंटेन करने के लिए। ये डेवलपर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर को हेल्प करता है, अंडरस्टैंड करता है उसके स्ट्रक्चर, उसके बिहेवियर को समझने में। फिर डिसीजन सपोर्ट में भी हेल्प करता है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो असिस्ट करता है जो इन्फॉर्म डिसीजंस होते हैं। अब वो इन्फॉर्म डिसीजन कब होते हैं? जब भी कोई डेवलपमेंट की बात होती है, मेंटेनेंस की बात होती है, इंप्रूवमेंट की बात होती है, उस दौरान
दौरान। तो ये एक बेसिक सा इवेल्युएशन आपको प्रोवाइड करता है जिससे आप जो कंसिक्वेंसेस होने वाले हैं उस चीज के बाद उसको समझ सको। उसके बाद हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड होते हैं ये उसकी बात करता है, जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस चल रही है उसमें किस तरीके के डिसीजन बने हैं, कोई चेंजेस हुए हैं, अगर चेंजेस हुए हैं तो वो इम्प्लीमेंटेड है या नहीं है, तो इस तरीके से ये काम आता है। तो एट द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है प्रिजर्विंग में, डिसिमिनेटिंग नॉलेज में, एंश्योर कंसिस्टेंसी में, और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कॉम्प्लीमेंसेस होते हैं उसके वेरियस एस्पेक्ट को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो स्टार्टिंग से हम इसे ही पढ़ रहे हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन एक ऐसा फंडामेंटल एस्पेक्ट है जिससे जो ह्यूमन होता है वो इंटरेक्शन करता है किसी अदर ह्यूमन के साथ। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, अपने आइडिया शेयर कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, थॉट शेयर हो रहे हैं, ये सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। लेकिन अगर कम्युनिकेशन के टाइप की बात करूँ तो दो टाइप होते हैं, एक वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन होती है जहां पर हम सामने वाले इंसान से बात करते हैं, अपने थॉट्स, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी फीलिंग जो है उसके साथ शेयर करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पिक्चर में देख रहा होगा कि आदमी बोल रहा है और औरत जो है सुन रही है, तो ये है आपकी वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें वो सामने ही औरत से बात कर रहा है, डेली लाइफ के बारे में बात कर रहा है, अपने रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है, सोशल इंटरेक्शन कर रहा है। तो इसे कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आप लैंग्वेज का यूज करो, अपने आइडिया, अपने ओपिनियन, अपने क्वेश्चन, इन सबको शेयर करो। वर्बल कम्युनिकेशन के भी दो प्राइमरी टाइप होते हैं। पहला होता है ओरल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है रिटन कम्युनिकेशन। अगर हम ओरल कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें आता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, कि हम सामने बैठ के किसी से बात कर रहे हो, जैसे कि टीम मीटिंग्स हो रही है तो उसमें भी कैमरा ऑन हो, ग्रुप डिस्कशन हो रहा हो, या आप अपने मम्मी से बात करो, पापा से बात करो, लेकिन सामने बैठ के, जैसे ये औरत और आदमी कर रहे हैं। इसके बाद आपकी टेलीफोनिक कम्युनिकेशन आती है, जब आप फोन पे बात करते हो। उसके बाद होता है प्रेजेंटेशन और पब्लिक स्पीकिंग। आपको अपने आइडिया, आपके मैसेजेस आपको एक छोटे से ग्रुप को या फिर एक बड़ी भीड़ को देना होता है। उसके बाद रिटन कम्युनिकेशन में ईमेल आती है, कि जब आप किसी को ईमेल करते हो जो भी आपके प्रोजेक्ट अपडेट्स हैं, तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। उसके बाद रिपोर्ट भेजते हो, देन लेटर्स आप लिखते हो किसी को, फिर टेक्स्ट मैसेज जिसपे हम आजकल बात कर लेते हैं मोबाइल में बहुत इजीली। तो ये सारी जो चीजें, लेकिन टेक्स्ट मैसेज जो होता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि हम टेक्स्ट किसी को भी कर सकते हैं ना, कुछ भी बोला, हाँ भाई कैसा है, कहाँ है, किधर है, तो ये हो जाता है इनफॉर्मल। लेकिन ये है किसका पार्ट? वर्बल कम्युनिकेशन का। वहीं अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें बातचीत नहीं होती, इसमें फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, हमारा आई कांटेक्ट होता है। इसमें हम साइन का यूज करते हैं। सबसे पहले तो देखो फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे मम्मी हमें दूर से ही आंख दिखा देती है कि हमें पता चल जाता है कि ये चीज नहीं करनी। उसके बाद पोस्चर हो गया, एक इंसान है बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से बैठा है, खड़ा हुआ है और कम्युनिकेट एकदम कॉन्फिडेंस वाले लेवल पे कर रहा है, तो उसे पोस्चर कहते हैं। उसके बाद हो गए आपके गेस्चर, की आप हाथ की मूवमेंट से उसे बता रहे हो। हम बोलते हैं किसी को साइड हो जा तो हम हाथ ऐसे कर देते हैं, या फिर आप ये वाला साइन देखो पिक्चर में, जब हमें किसी को बोलना होता है अच्छी लग रही है तो हम इस वाले साइन का यूज करते हैं। फिर होता है बॉडी लैंग्वेज। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो भी आपके एटीट्यूड को, आपके कॉन्फिडेंस को बताती है। फिर आई कांटेक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आई से ही पता चल जाता है क्या इमोशंस जो है हम वो कन्वे करना चाह रहे हैं, गुस्से में है या फिर रो रहे हैं। फिर ऐसे पैरालिंग्विस्टिक्स, इसमें वोकल क्यूज होते हैं, जैसे कि हमारी टोन, हमारा पिच कैसा है, हम किस तरीके से बोलना चाह रहे हैं। फिर एक होता है टच, कम्युनिकेट करते वक्त एक वार्म टच जो हमें सपोर्ट करता है। अपीयरेंस, एक पर्सन की ड्रेस, उसने खुद को किस तरीके से बना रखा है, ये भी पता चल जाता है इससे, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है। एक इंसान आ रहा है आपके सामने बहुत कोट वोट पहन के 3 पीस में, तो आपको लगेगा अरे रिच है, और वहीं एक दूसरा आ रहा है ऐसे ही फटे फटे कपड़े पहने, तो आप खुद समझ जाओगे कि वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसे कहते हैं अपीयरेंस। सो एट द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि ह्यूमन इंटरेक्शन का वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही कम्युनिकेशन क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है, जिनके द्वारा हम अपने मैसेजेस को कन्वे करते हैं और इंफॉर्मेशन को समझते हैं। देन नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिटिकल रिपोर्ट। एनालिटिकल रिपोर्ट हम किसे कहते हैं? देखो, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक या किसी भी प्रॉब्लम के बारे में हमें एकदम गहराई से नॉलेज देता है, एकदम डीप नॉलेज देता है। जैसे कि मान लो अगर किसी बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हुई है तो हम देखेंगे क्या डाटा था, क्या क्या प्रॉब्लम हुई, क्या क्या रिकमेंडेशन है, किस तरीके से हम कोई डिसीजन मेक करके उस चीज को खत्म कर सकते हैं, तो पूरी डीप नॉलेज देता है ये। और अगर मेन बात करें जो एनालिटिकल रिपोर्ट है उसका पर्पस क्या होता है, तो ये इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करती है, कंक्लूजन को ड्रॉ करती है और रिकमेंडेशन को फ्रेम करती है। ये एग्जाम्पल लगा रखा है यहाँ पे मैंने एनालिटिकल रिपोर्ट का, कि कितने गोल कंप्लीट हुए हैं, टोटल यूजर्स कितने हैं, विजिटर कितने हैं, इसने एक एक करके बता रखा है कि गूगल पे क्या सेशन हुए, कितने यूजर आए, क्या बैलेंस रेट है। तो इस तरीके से ये होती है एनालिटिकल रिपोर्ट। इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले बात इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। जो एनालिटिकल रिपोर्ट्स होती हैं ये एक बेस्ट डिसीजन मेकर्स प्रोवाइड करती हैं, एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जिससे वी आर इनेबल
them to make decisions। इसमें जो comprehensive analysis होते हैं ये हमारी हेल्प करते हैं। हेल्प किस चीज में? आइडेंटिफाई करने में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज है या पोटेंशियल रिस्क है। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग जो रिपोर्ट्स होती है ये फोकस करती है टू एनालाइजिंग प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस के किस तरीके के प्रॉब्लम और चैलेंजेस है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर ये जड़ से जो प्रॉब्लम होती है ना उसको हमारे सामने दिखाती है और उसके बाद जब ये उस रिपोर्ट को शो करती है तो जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो डेवलप करते हैं एक इफेक्टिव सॉल्यूशन को। देन परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, ये एनालिटिकल रिपोर्ट जो होती है वो वैल्यूएबल टूल्स होते हैं इसके अंदर जिससे ये इंडिविजुअल डिपार्टमेंट और पूरे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बताती है, ठीक है, कि क्या क्या सक्सेस मिली है, क्या इंप्रूवमेंट की नीड है। फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी होती है इसमें, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो एनालिटिकल रिपोर्ट को किस लिए यूज करते हैं? टू सपोर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, किसी भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये इस चीज को फॉर्म करने में काफी हेल्प करती है टू फॉर्मुलेटिंग लॉन्ग टर्म गोल्स, ऑब्जेक्टिव, क्या क्या स्ट्रेटेजीज को यूज कर सकते हैं। तो ये कंट्रीब्यूट करती है ओवरऑल सक्सेस में। हमारे पास और भी हैं जैसे कि रिसोर्स एलोकेशन, इसके अलावा पॉलिसी डेवलपमेंट जिसमें ये एनालिटिकल जो रिपोर्ट्स होती हैं वो मॉडिफाई करती है पॉलिसीज को, डाटा को एनालिसिस करती है, ट्रेंड बताती है, जिससे जो पॉलिसी मेकर होते हैं वो समझ जाते हैं कि जो पॉलिसीज हम बना रहे हैं उससे कोई पोटेंशियल चेंज होगा या नहीं होगा। देन बहुत सारे पॉइंट, आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हो। रिसर्च और डेवलपमेंट में हेल्प करती है, इंप्रूवमेंट को कंटिन्यूअस करती रहती है। तो एट द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि जो एनालिटिकल रिपोर्ट्स होती है ये ऑर्गेनाइजेशन का एक वाइटल टूल होती है, ठीक है, फॉर सीकिंग टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन, सॉल्व प्रॉब्लम्स, इवेल्युएट परफॉर्मेंस, और ये काफी ज्यादा हेल्प करती है बिजनेस और इंडस्ट्री वगैरह ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में और परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, हमने एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप कर लिया है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सभी बच्चे इस वीडियो को देख पाएं और समझ पाएं कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और उन्हें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। इस पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे विद मी।